हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान की नौसेना क्या आएगी एक साथ खाड़ी में, नए गठबंधन की बहुत बड़ी तैयारी, क्यों टेंशन में अचानक आया अमेरिका, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको यहाँ बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहाँ भारत और नेपाल के बीच खत्म होगा काला पानी सीमा विवाद, पीएम मोदी से मिलकर प्रचंड ने दिया बड़ा संकेत। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पाकिस्तानी ने बाइक से ही नाप डाला पूरा हिंदुस्तान, भारतीयों का प्यार देख हो गया हैरान, कहने लगा ऐसा लगा अपने घर में ही घूम रहा हूं और स्वर्ग में आ गया हूं। जी हां दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे और रेलवे हादसे को लेकर बताएंगे, जहां पर ब्रिटेन से, चाइना से, यूक्रेन, रशिया से लेके पाकिस्तान तक ने जताया शोक। जी हां, सारी जानकारी बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट का हर हालत में जांच होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर क्या भारत पाकिस्तान की नौसेना आएगी एक साथ खाड़ी में, नए गठबंधन की बड़ी तैयारी, अचानक टेंशन में आ गया अमेरिका। बता दें संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल यूएई इस बात से भड़का हुआ है कि ईरान ने कुछ दिनों पहले ही उसका टैंकर जब्त कर लिया और अमेरिका ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मालूम हो कि इस गठबंधन में शामिल देश खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा करते हैं। यूएस का 38 देशों का टास्क फोर्स बहरीन स्थित नेवल बेस से ऑपरेट करता है। अब यूएई के दूरी बनाने के बाद फारस की खाड़ी में स्थित देशों की शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव होने का अंदेशा है। जी हाँ, दूसरी ओर ईरान ने अपने एक ऐलान से हलचल बढ़ा दी है। ईरान का कहना है कि वो खाड़ी में नया गठबंधन बनाने वाला है। इसके तहत वो खाड़ी के 3 देशों के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं को भी शामिल करेगा। जी हां, ईरानी नौसेना के कमांडर ने कहा कि हमारा देश सऊदी अरबिया और खाड़ी के 3 अन्य देश नौसैनिक गठबंधन बनाने वाले हैं। ईरानी मीडिया की ओर से यह दावा किया गया है कि इसमें भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं को भी शामिल किया जाएगा। जी हां, बता दें कि ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी का इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के देश ये समझ चुके हैं कि एक दूसरे से सहयोग ही सुरक्षा मिल सकती है, इसीलिए ये गठबंधन जल्द ही बना लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर नहीं बताया है कि ईरानी नौसैनिक गठबंधन किस तरह का होने वाला है। दोस्तों आपको ज्ञात हो कि इन दिनों ईरान का फोकस खाड़ी के देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने पर है। ईरान का खाड़ी के कई देशों के साथ लंबे समय से तनाव रहा है। ऐसे में दोस्तों गठबंधन बन रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या पाकिस्तान और भारत एक साथ नौसेना में रह सकते हैं? दोस्तों क्या इसमें भारत को शामिल होना चाहिए? आप लोगों की इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है दोस्तों, अगर पॉजिटिव नजरिया देखें तो भारत के दमखम को पाकिस्तान लाइव देख पाएगा कि भारत की नौसेना की आज क्या स्थिति है, जिससे भारत की रियलिटी आज पता चलेगी पाकिस्तान को एक साथ रहकर, और उससे पता चल जाएगा कि भारत के साथ अब भिड़ना किसी भी कीमत पर फायदे का सौदा नहीं होने वाला। ऐसे में दोस्तों इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या भारत पाकिस्तान की नौसेना एक साथ आनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने रिहा किए 200 भारतीय मछुआरे बरसों बाद सरजर्मी पर लौटे तो यूं खिल उठे उनके चेहरे। बता दें पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद सैकड़ों भारतीय कैदियों को रिहा किया है। कम से कम 200 कैदी कल यानी 3 जून को वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने देश लौट आए। वतन वापसी के दौरान उनके चेहरे खिल उठे। रिहा हुए भारतीयों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने अटारी वाघा बॉर्डर पर स्थित ज्वाइंट चेक पोस्ट पर बीएसएफ अधिकारियों को सौंप डाला। वहां से छोड़े गए भारतीयों की संख्या 200 बताई जा रही है। पाकिस्तान की कैद में रखे गए भारतीय लोगों में अधिकतर मछुआरे होते हैं। इन मछुआरों की नाव कथित तौर पर अरब सागर के पाकिस्तानी इलाके में चली गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पाकिस्तानी जेलों में 500 से ज्यादा भारतीयों को कैद करके रखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां 400 से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जिन्हें सजा पूरी करने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। जी हाँ, हर साल अरब सागर में मछली पकड़ने वाले सैकड़ों मछुआरों को पाकिस्तान की मरीन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा अगवा कर लिया जाता है। पाकिस्तानी जेल में रहने वाले कई कैदियों ने बताया है कि वहां गर्मी के दिनों में बिना पंखे के रहना जिंदा जलने जैसा है। जी हाँ, ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान की जेलों में कैदियों से बुरी तरह मारपीट होती है और खास करके उनके दांतों को तोड़ दिया जाता है। दोस्तों आप ये पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। ऐसे में पाकिस्तान जो जुल्म ढाता है दोस्तों, आज उन्हीं सब का ये श्राप और बदुआ होता है जो पाकिस्तान की आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि एक एक पाकिस्तानी आटे के लिए तरस रहे हैं।
हैं दोस्तों और लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो मंत्रियों को गाड़ी तक की सुविधाएं प्रदान कर सके। बहरहाल दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और इन कैदियों को यानी अपने मछुआरों को मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा दोस्तों। इनकी खुशी के लिए चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत और नेपाल के बीच खत्म होगा काला पानी सीमा विवाद। पीएम मोदी से मिलकर प्रचंड ने दिया बहुत बड़ा संकेत। जी हां, भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा विवाद लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के पहले आधिकारिक दौरे पर हैं। प्रचंड ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रचंड ने खुलासा किया कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि काला पानी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं। प्रचंड ने संकेत दिया है कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल भारत के साथ जमीन की अदला बदली कर सकता है। इसके तहत काला पानी की जमीन देने के बदले नेपाल को भारत बांग्लादेश के लिए जमीनी रास्ता दे दे। ये जमीनी रास्ता नेपाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तहत चाहता है, जो भारत के लिए चिकन नेक की तरह से है और चीन के खतरे को देखते हुए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। यही वजह है कि अभी ये निश्चित नहीं है कि भारत नेपाल की इस मांग को मानेगा या नहीं। प्रचंड ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत की है। इसमें काला पानी का विवाद और जमीनों की अदला बदली शामिल है ताकि नेपाल को सीधे समुद्र तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। जी हां दोस्तों, बता दें कि प्रचंड के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि हम अपने संबंधों को हिमालय की तरह से ऊंचा बनाने के लिए काम करते रहेंगे। इसके लिए हम सभी मुद्दों, चाहे वो सीमा विवाद हो या अन्य मुद्दे, उससे सुलझाएंगे। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अदला बदली करके इस समस्या का हल हो जाएगा? क्या भारत मानेगा? आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत यात्रा के दौरान आलोचकों की हर इच्छा को पूरी नहीं कर पाए नेपाली पीएम दहल। नेपाल के कूटनीति हलकों में मीडिया में ज्यादा चर्चाएं उन मुद्दों की है जिन पर दहल को ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस सिलसिले में वायु मार्ग और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र किया गया है। हालांकि दोनों देशों के बीच बिजली के कारोबार को लेकर दीर्घकालिक सहमति बनी, लेकिन इस बारे में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां जापान से लेकर कनाडा तक सहित विभिन्न देशों ने ओडिशा रेल हादसे पर जताई संवेदना। जी हां दोस्तों, विभिन्न देशों के नेताओं ने ओडिशा रेल हादसे पर संवेदना जताई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित दुनिया भर के नेताओं ने ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों और भारत सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से जुड़े रेल हादसे में मृतक संख्या शनिवार को बढ़कर 288 हो गई और इस हादसे में 900 से भी अधिक यात्री घायल हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने रेल दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शोक संदेश भेजा। किशिदा ने एक बयान में कहा कि ओडिशा में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु और लोगों के घायल होने के समाचार से मुझे गहरा दुख हुआ। जापान सरकार और उसके लोगों की ओर से मैं हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति शोक प्रकट करता हूं और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, ताइवान के राष्ट्रपति, चाइना ने और यहाँ तक कि पाकिस्तान तक ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। दोस्तों अपने कंडोलेंसेस उन स्तब्ध परिवारों को दी है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों, और इस रेल दुर्घटना पर आप भी मृतकों के परिवारों को सहानुभूति जरूर दीजिए। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी ने बाइक सही नाप डाला हिंदुस्तान। भारतीयों का प्यार देख हुआ हैरान, कहा ऐसा लगा अपने घर में घूम रहा हूं। जी हां, एक पाकिस्तानी व्लॉगर इन दिनों इंटरनेट पर काफी चर्चा में है। भारत में बाइक से घूमते हुए उसके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। अपनी इस यात्रा में उसे भारतीयों से दिल खोलकर प्यार मिला। लोगों ने यूट्यूबर के साथ सेल्फी ली और भारत में पाकिस्तानी ब्लॉगर का स्वागत किया। दो देश जिनके बीच में अक्सर तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, उनके नागरिक जब एक दूसरे के लिए बाहें फैलाते हैं तो देखते ही बनता है। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की एक वीडियो रिपोर्ट में ट्रेवल व्लॉगर अबरार हसन बताते हैं कि उन्होंने घूमने के लिए भारत को ही क्यों चुना। वीडियो में वो कहते हैं कि भारत ही क्यों, इस पर मैं कहूंगा भारत क्यों नहीं। उन्होंने कहा शायद भारत इकलौता ऐसा देश रहा है जहां सफर करते हुए मुझे अपने घर जैसा महसूस हुआ। आप सफर करते हुए बिल्कुल अपने जैसे लोगों को देखते हैं, खाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम खाते हैं, हमारी भाषा भी एक जैसी है, संस्कृति भी समान है। अबरार कहते हैं करीब 75-76 साल हो गए और हम अभी भी पड़ोसियों की तरह साथ साथ रहने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तानियों को भारत में तो काफी ज्यादा प्यार मिलता ही, ये तो कहने वाली बात भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर यही उल्टा होता तो फिर बात ही क्या थी, यानी अगर पाकिस्तान में भारतीयों को प्यार मिलता तो फिर बात ही क्या थी। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद करके भारत
भारत को नस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है, भारत पर हमले करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि यही हरकतें रही तो कभी भी भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंध की बात तो रख ही नहीं सकता। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका में बोले राहुल गांधी, कहा भारत का लोकतंत्र दुनिया की भलाई के लिए ये बिखरा तो पूरा विश्व पर होगा असर। जी हां, अमेरिका दौरे के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र से पूरी दुनिया का लोक हित जुड़ा है और यदि उसमें बिखराव होता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा तथा ये अमेरिका के हित में नहीं है। इसके साथ ही गांधी ने कहा कि लोकतंत्र देश का आंतरिक मामला है। गांधी इन दिनों अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने यहां बृहस्पतिवार को नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है और एक ऐसी चीज है जिसे हम समझते हैं, जिससे हम स्वीकार करते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां क्या रशिया की वजह से सऊदी अरब हुआ मजबूर, अब उठाया ये चौंकाने वाला कदम। जी हां, सऊदी अरब से भारत समेत सभी एशियाई देशों के लिए अच्छी खबर है। विश्व का शीर्ष तेल निर्यातक देश जुलाई में एशिया को बेचे जाने वाले अपने सभी तरह के कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती कर सकता है। ये खबर 3 से 4 जून के बीच तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक से ठीक पहले आई है। माना यह जा रहा है कि बैठक में ओपेक प्लस के देश फिर से तेल उत्पादन में कटौती पर सहमत होंगे। एक तरफ जहां रशिया एशियाई तेल बाजार में रियायती तेल बेचकर मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जिसकी बाजार में बादशाहत थी अब कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सऊदी अरब से एशिया के लिए तेल की कीमतों में कटौती की खबर आती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको जुलाई में अपने फ्लैगशिप अरब लाइट क्रूड की कीमत में लगभग $1 प्रति बैरल की कटौती कर सकती है। रॉयटर्स से बात करते हुए 7 सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत के पड़ोसी का निकला दिवाला, पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, श्रीलंका से बुरा हाल। जी हां, अब IMF से ही है अंतिम सहारा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में मई महीने में महंगाई रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है और आम लोगों की बदहाली काफी बढ़ गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में मई में वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पर पहुंच गई है। फिलहाल इस समय पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। पाकिस्तान विदेशी कर्ज के बोझ, स्थानीय मुद्रा के कमजोर होने और विदेशी मुद्रा के भंडार के कम होने जैसे संकटों से घिरता जा रहा है। महंगाई और आर्थिक बदहाली के मामले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। मई 2023 में पाकिस्तान में महंगाई के दर 38% पर पहुंच गई है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में महंगाई दर घटकर फिलहाल 25.2% पर आ गई है। जी हां, इस गंभीर संकट के बाद भी पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा करने में अनिच्छा जाहिर कर रहा है। अगर IMF की फाइनेंस फंडिंग का प्रोग्राम जून के अंत में खत्म हो जाता है तो शहबाज शरीफ सरकार के सामने पूरी तरह डिफॉल्ट कर जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पहले पिछली सदी में अमेरिका और अब चीन के समर्थन के कारण पाकिस्तान हमेशा अपनी औकात से ज्यादा उछल कूद करता रहा है। पाकिस्तान लगातार हर मामले में भारत के साथ अपनी तुलना करने की कोशिश करता रहा है और आज वो दिन आ चुका है पाकिस्तान के पास कि भारत के साथ तुलना तो दूर की बात, अब श्रीलंका जैसे देश से भी ज्यादा बुरी स्थिति की तुलना करने लगा है। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय PM बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधन के लिए मिल चुका है न्योता। जी हां, अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में अपने राजकीय यात्रा के दौरान सांसदों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे वो इस दुर्लभ सम्मान वाले पहले भारतीय नेता बन जाएंगे जो वॉशिंगटन DC विदेशी नेताओं को प्रदान करता है। हालांकि नई दिल्ली से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर भी लिया है या नहीं। हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर, सीनेट रिपब्लिकन लीडर मिच मैककोनेल और हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीस ने शुक्रवार को मोदी को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है। ऐसे में दोस्तों क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के इस पत्र को स्वीकार करना चाहिए? दोस्तों क्या हामी भरनी चाहिए कि वो संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे? दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, राय क्या देना चाहेंगे PM मोदी जी को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल को चाइना से BRI लोन नहीं बल्कि ग्रांट चाहिए। जी हां, प्रचंड की पार्टी ने जिनपिंग के आगे फैलाए हाथ, मांगा बहुत कुछ। जी हां, नेपाल सरकार ने BRI प्रोजेक्ट के लिए चाइना से ग्रांट की मांग की है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी माओवादी सेंटर के शीर्ष नेताओं ने चीन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत कुछ प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अनुदान सहायता बोले तो ग्रांट असिस्टेंस की मांग की है। चीन
चीन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सीपीएन के उपाध्यक्ष अग्नि सपकोटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं के साथ बैठक के दौरान ये प्रस्ताव रखा। सपकोटा ने चीनी नेताओं को जानकारी दी है कि यह नेपाली पीएम प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल का संदेश था। खबरों के मुताबिक सपकोटा ने तर्क दिया है कि अगर चीन रियायती कर्ज के बजाय कुछ प्रोजेक्ट्स का निर्माण अनुदान से करता है तो इससे आर्थिक विकास करना आसान होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में बहुत बड़ा खेल, 7 साल बाद फिर खुला पनामा पेपर केस, शरीफ परिवार पर आई आफत। जी हां, क्या पाकिस्तान के सियासी खेल में एक और नया टर्न देखने को मिलने वाला है। अब तक तो इमरान खान मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब खतरे के बादल शरीफ परिवार पर मंडराने लगे हैं। जिस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पहले जेल और फिर देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा, वो पनामा पेपर्स का मामला फिर से खुल गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन सभी 436 लोगों को सजा दिलाने की मांग की गई है जिनके नाम लीक पेपर की सूची में थे। इस लिस्ट में नवाज शरीफ परिवार के सदस्यों के भी नाम है। कई साल बाद धूल हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख तय की है। जमायते इस्लामी ने पहले साल 2016 में याचिका दायर की थी, फिर अगले साल फिर से याचिका दायर कर उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने देश का पैसा खाया था। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां युद्ध के हालात ना बने इसके लिए चाइना से बात है बहुत जरूरी। आखिर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्यों कही ये बात, आपको बता दें। सिंगापुर में बीती रात शंग्री लॉ डायलॉग डिफेंस समिट हुआ, जिसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और चाइना के रक्षा मंत्री ली शांगफू भी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए, लेकिन अमेरिका इससे संतुष्ट नहीं है। दरअसल शंग्री ला डायलॉग से इतर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन बीते दिनों चीन ने अमेरिका की इस पेशकश को खारिज कर दिया था। चीन द्वारा बातचीत की पेशकश खारिज होने पर अमेरिका ने निराशा जाहिर की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका का मानना है कि चीन के साथ बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, खासकर हमारे रक्षा और सैन्य नेताओं के बीच बातचीत जरूरी है। जितना ज्यादा हम बातचीत करेंगे उतनी ही गलतफहमी की आशंकाएं कम होंगी, इससे संघर्ष जैसे हालात नहीं बनेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां दोस्तों ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी बात करते हैं, जहां तीनों ट्रेनों के टकराने से पहले कैसे थे हालात, रेलवे के चार्ट से ही हो गया सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को हुए हादसे को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। भारतीय रेलवे के ट्रैकिंग सिस्टम ने दोनों ट्रेनों के टकराने से पहले के पलों के बारे में बताया है। इस हादसे में 280 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 1000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। रेलवे ट्रैफिक अफसर जो इंटरसेक्शन में यार्ड लेआउट या डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नजर आ रहा है कि हादसे के वक्त तीनों ट्रेनों की पोजीशन क्या थी। सूत्रों के मुताबिक डायग्राम में बीच की लाइन यूपी लाइन है, जिस पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, जबकि दूसरी लाइन जिसका नाम डीएन लाइन है उसे बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस क्रॉस कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद वो साइड ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। इसके अलावा कुछ कोच डीएन मेन लाइन पर गिर गया, जिसके बाद बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे डब्बों से टकरा गई और ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हादसे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कटक के अस्पताल में घायल लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। कटक के अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस हादसे के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा ये एक दर्दनाक हादसा है, सरकार घायलों के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये एक गंभीर घटना है, हर कोच की हर एंगल से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। रेलवे ट्रैक बहाली की दिशा में काम कर रहा है। मैंने घायल पीड़ितों से मुलाकात की। सरकार हादसे से प्रभावित सभी लोगों की हर जरूरत मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने घटना स्थल से कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए ये कहा है कि घायलों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि शोक संतप्त परिवारों को असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रभावितों को आवश्यक सहायता मिलती रहे। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें ममता बनर्जी और अश्विनी वैष्णव के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा टकराव भी हो गया। बंगाल सीएम के दावे पर रेल मंत्री ने तुरंत जताई आपत्ति। बता दें ममता बनर्जी ने सबसे पहले बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली, उसके बाद हादसे को लेकर बड़ी आशंका जताई। ममता बनर्जी ने 500 से ज्यादा मौतें होने की आशंका जताई। हालांकि ममता के दावे पर तुरंत रेल मंत्री वैष्णव ने आपत्ति जताई और कहा कि आधिकारिक
आंकड़े सामने हैं। मरने वालों की संख्या 238 जो उस समय तक हुआ था दोस्तों उसकी पुष्टि हुई है। देर शाम तक मरने वालों की संख्या 288 तक पहुंच गई। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद बचाव कार्य की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंची थी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है और इसकी उचित जांच होनी चाहिए। इसके पीछे साजिश की आशंका है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों इसकी जांच होनी चाहिए, वो हर कोई कह रहा है, हर भारतीय कह रहा है, लेकिन ऐसे समय में अगर आप भी मानते हैं कि पॉलिटिक्स ना ही की जाए, राजनीति ना ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस पर ममता बनर्जी को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी के बाद रेल मंत्री के इस्तीफा मांगते हुए और भी बहुत कुछ बोलने लगे दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, कहा मोदी कैबिनेट से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन थोड़ी भी शर्म होगी तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे तक की मांग कर दी। उन्होंने शनिवार को कहा कि रेल मंत्री बार बार कहते हैं कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, तो किसी भी तरह से इस प्रकार का हादसा नहीं हो सकता। लाल बहादुर शास्त्री ने पूर्व में एक रेल हादसे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि रेल मंत्री खुद उड़ीसा काडर के IAS हैं, हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत शर्म होगी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि दिग्विजय सिंह के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। बहरहाल दोस्तों इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं, हर भारतीयों की इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए और उस पर राजनीति करनी होती है। ऐसे में अपना राय आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ब्रजभूषण शरण पर हमलावर हुए कपिल सिब्बल, कहा उनके साथ खड़ी है सरकार और बीजेपी। जी हां, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कपिल सिब्बल ने करारा हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चुप है, जिससे मामले की जांच करने वालों के लिए संदेश स्पष्ट है। सिब्बल उच्चतम न्यायालय में प्रदर्शनकारी पहलवानों की पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि बढ़ते सबूत और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद ब्रजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, भाजपा चुप, RSS चुप, जांच करने वालों के लिए संदेश स्पष्ट है। सिब्बल ने सरकार के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर तंज कसते हुए कहा कि सबका साथ नहीं, मात्र ब्रजभूषण का साथ। यानी कि दोस्तों विपक्ष लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर, और अब कपिल सिब्बल का ये बयान वास्तव में ये दर्शाता है कि कैसे एक तरफा बयानबाजी की जाती है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ब्रजभूषण वाला मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए, जजों पर छोड़ देना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।